हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे भावी फौजियों, आप सभी को वंदे मातरम। मेजर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी इस्तकबाल। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आप यूं ही जज्बा जोश बनाए रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आज पुनः इसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। आर्मी के ओरिजिनल पेपर के आज का सेशन अति महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्मी के पेपर के ओरिजिनल पेपर के आए हुए क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये लाइव आपके सामने एक टेस्ट के रूप में है। आप अधिक से अधिक कमेंट देने का प्रयास कीजिए, कमेंट करके अपने उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। साथ में एनालिसिस को भी पूरा ध्यान से सुनिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, समझते जाइए। और अंतिम में मैं आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूं जिसका जवाब आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो चलो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, ईसा मसीह को, हजरत मोहम्मद को? मैं बात करूं महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है। गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है। ईसा मसीह का संबंध ईसाई धर्म से है। और हजरत मोहम्मद का संबंध इस्लाम धर्म से है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पूछे तो हजरत मोहम्मद है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे या 24वें तीर्थंकर पूछे तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम यदि पूछे तो है वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यदि पूछे तो है सिद्धार्थ। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बचपन के नाम से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपना क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? यह क्वेश्चन है जो दिल्ली के अंदर स्थित है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिरोज शाह ने? बाबर तो जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। मुस्लिम साम्राज्य से पहले भारत में दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत जो शासन चला था उसमें गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इन्होंने एक मंजिल का निर्माण करवाया, उसके बाद 3 मंजिल का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। कुल मिला के 4 मंजिली हो गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के काल में चौथी जो ऊपर की मंजिल थी उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण इन्होंने चौथी मंजिल की तो मरम्मत करवाई तथा एक और मंजिल बनवाई, जिससे कुल ये 5 मंजिला हो गई। नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनाई उसके ऊपर, और अंतिम और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, मंगल पांडे, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस? मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र की बोस की मैं बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस के तो बड़े फेमस नारे हैं, जय हिंद। जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम का नारा देने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी।
मारो फिरंगी का नारा देने वाले मंगल पांडे, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट, केटू गॉडविन, हिमालय पर्वत। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं होने के कारण मेरा जोश थोड़ा डाउन है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन के आंसर देने में दुगने जोश के साथ देते रहिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। केटू गॉडविन की मैं बात करूं तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पीओके में पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में यदि पूछे तो वो है कंचनजंगा, और भारत की पूछे तो सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आती है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 अगस्त। आर्मी दिवस की बात हो रही है। मैं बात करूं 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वायु सेना दिवस की मैं बात करूं तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर की मैं बात करूं तो नौसेना यानी नेवी डे यदि पूछे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 15 अगस्त की मैं बात करूं तो 15 अगस्त को तो आप सभी को पता ही है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को हिंदुस्तान की आन बान और शान, इस आर्मी का जो दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इससे रिलेटिव मैं आपको करंट के संदर्भ में यदि लेकर चलूं तो एयरफोर्स के वर्तमान सेना अध्यक्ष का नाम है वीआर चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स के हेड है, वर्तमान में अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। और नेवी की मैं बात करूं तो नेवी के है आर हरि कुमार। और यदि बात करूं मैं आर्मी के जो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है वो है मनोज पांडे। और आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ सेना के ये कौन है, ये आपको बताना है। सीडीएस कौन है? शांति पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत हालत खराब है, लेकिन क्लास को मैं किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मैं बात करूं तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और महात्मा गांधी को तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। भीमबेटका की गुफा जम्मू कश्मीर के अंदर अमृतसर। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बात करूं तो अमरनाथ का मंदिर और अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, अमरनाथ। और दिल्ली के अंदर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर तो बहुत कुछ है, जैसे जंतर मंतर हो गया, जंतर मंतर की बात करूं, लाल किले की बात करूं। मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में यदि मैं बात करूं तो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं यदि आपको पूछे तो वो महाराष्ट्र के अंदर है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत एवं चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, एलओसी या इनमें से कोई नहीं। भारत एवं चीन के मध्य एक होती है एलओसी और एक होती है एलएसी। एलओसी है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य लड़ाई के बाद जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी है। भारत और चीन के मध्य एलएसी है। और रेड क्लिफ जो सीमा है वो भारत पाक के मध्य सीमा निर्धारण करती है। भारत व पाक के मध्य रेड क्लिफ रेखा और भारत और चीन के मध्य जो है वो है मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी की मैं बात करूं तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यदि मैं पूछूं तो वो है इंदिरा गांधी। मीरा कुमार की मैं बात करूं तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यदि पूछे, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो वो है मीरा कुमार। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करूं तो प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति की यदि बात करें तो वो है प्रतिभा देवी सिंह। लेकिन अपना क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में जन्मी यानी जिनका जन्म भी आजाद भारत के अंदर हुआ तो वह है द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, लेकिन स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो वो द्रौपदी मुर्मू है जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ। प्रथम आदिवासी महिला पूछे तो भी द्रौपदी मुर्मू है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह बुध, ये लिखा हुआ है बुध, बुध, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध की मैं बात करूं तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह पूछे यदि तो वो बुध है। सूर्य के नजदीक ग्रह पूछे, सूर्य के नजदीक, सूर्य के नजदीक ग्रह यदि पूछे तो वो भी बुध है। बृहस्पति की बात करूं तो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। मंगल की बात करूं मैं तो पृथ्वी के बाद जीवन की संभावना, पृथ्वी के बाद यदि किसी ग्रह पर जीवन की संभावना है तो वो मंगल पर है। शुक्र की बात मैं करूं तो यह है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहिन कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको कहा जाता है। सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यदि पूछे तो वो भी शुक्र है। और इसी को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। तो अपना क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र है, सबसे छोटा बुध, सूर्य के पास बुध और सबसे गर्म शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। ग्रांड ट्रक रोड जिसको जीटी रोड कहा जाता है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया शेरशाह सूरी ने। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के अंदर जो लाल किला है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? या आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सामवेद की मैं बात करूं तो सामवेद का संबंध संगीत से है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है, ऋग्वेद मंत्रों से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोना चिकित्सा अंधविश्वास से संबंधित अथर्ववेद है, यजुर्वेद यज्ञ करने की विधि विधानों से संबंधित है। अपना क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है?
तो सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद है, और सबसे नया पूछे तो वो अथर्ववेद है। सबसे नवीन पूछे तो अथर्ववेद है, और पुराना पूछे तो ऋग्वेद है। थोड़ी शरीर थोड़ा जुकाम लगा हुआ है बहुत तेज, इसलिए जोश बिल्कुल मेरा धीमा है, लेकिन क्लास को कहीं बीच में नहीं रखेंगे। अंतिम 30 क्वेश्चन करके ही दम लेंगे। भारत व चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? भारत व चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? सन 1999, सन 1962, सन 1965, सन 1971। भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रमुख 3 लड़ाइयां हुई और एक भारत और चीन के मध्य लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान वाली लड़ाई के लिए मैं कहना चाहूंगा, तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते ही अकड़े थे, हम उन बेहाली बकरों के हाथ नहीं लगे, उनकी गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंखा कर डाला था, जब छोटे थे लाल बहादुर, जिसने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, अंगीरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब बेटा याद दिलाई नानी थी। तो ये 4 प्रमुख युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ। 48 में पाकिस्तान ने भी अड़थराट किया, उसके बाद 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में हुआ। तो 99 में जिसको कारगिल की लड़ाई कहते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई। 65 की भी भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई, 71 की भी भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई। 1962 का जो युद्ध है वो भारत व चीन के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19 जनवरी को कोकबरोक भाषा दिवस मनाया गया। ये भाषा किस राज्य की आधिकारिकता भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हाल ही में 19 जनवरी को कोकबरोक भाषा दिवस, कोकबरोक भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। कोकबरोक भाषा का जो संबंध है वो त्रिपुरा से है, और कोकबरोक भाषा दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान की ओर से की जा रही आतंकी गतिविधियों की रोकथाम हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? पाकिस्तान की ओर से की जा रही आतंकी गतिविधियों के रोकथाम हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन अजय, बात करूं मैं ऑपरेशन अजय या ऑपरेशन वंदे भारत? ऑपरेशन वंदे भारत की मैं बात करूं तो ऑपरेशन वंदे भारत कोविड के समय, कोरोना के समय, कोविड-19 के समय जितने भी भारतीय विदेश में फंसे थे, जितने भी भारतीय विदेश में फंसे थे, विदेश में फंसे हुओं को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था वंदे। और ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय की मैं बात करूं तो ऑपरेशन अजय आपने करंट के अंदर अभी चर्चा में भी सुना है, और आप कमेंट करके बताओ ऑपरेशन अजय हाल ही में चलाया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है। ऑपरेशन अजय किसका संबंध किससे है, किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन विजय की मैं बात करूं तो गोवा को आजादी दिलाने के लिए जिस ऑपरेशन को चलाया था वो था ऑपरेशन विजय। और पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना जो ऑपरेशन चला रही है वो ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर से करवाए, और आप कमेंट करके बताओ ऑपरेशन अजय का संबंध किससे? नेक्स्ट, बिल्कुल आप सभी के लिए, मां भारती की सेवा में जाने वाले उन जाबाज भावी फौजियों के लिए मेजर कोचिंग क्लासेज में 2 फरवरी 2024 साय 4 बजे से ऑफलाइन नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। ऑफलाइन लिखित बैच प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप सभी बिल्कुल कम समय में बेहतरीन पाने के लिए आज ही जुड़े, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज दुगने जोश के साथ लग जाए। और बिल्कुल समय बहुत कम है, कम समय में सही रणनीति के साथ ऐसा टारगेट मारे कि वर्दी को पहन के ही रहेंगे, 4 महीनों के अंदर वर्दी अपने कंधों पे आ जाए। बस ये सपना लेके आप मैदान में उतर जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपने जोश भरपूर भर लिया और आपने ठान लिया कि फौजी बन के रहना है, तो रोकने वाला कोई नहीं है आपको। बस रणनीति सही होनी चाहिए, सही पढ़ना है,
पूरा पढ़ना है और फोकस पूरा का पूरा अपने टारगेट की तरफ रखना है, तो वर्दी से आपको कोई पीछे नहीं रखता। और 2 फरवरी 2024 को 4 बजे से मेजर के अंदर, मेजर कोचिंग क्लासेज के अंदर ऑफलाइन लिखित बैच प्रारंभ होने जा रहा है। जल्द ही आप अपना रजिस्ट्रेशन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ये दिए गए मोबाइल नंबरों के माध्यम से सूचित कर सकते हो टेक्निकल टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ जीके के अपने पूरे होते हैं। अब साइंस को अपन आगे बढ़ाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? कवक की सेल्यूलोज, काइटिन, इनेमल, इनमें से कोई नहीं। इनेमल में बात करूं तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? कठोर पदार्थ पूछे तो इनेमल है, जिससे दांतों की परत बनी हुई होती है। दांतों की परत का निर्माण इनेमल से होता है। और काइटिन और सेल्यूलोज की मैं बात करूं तो पादप कोशिका भित्ति, पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी हुई होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेना टिग्रिना, होमो सेपियंस, बोस इंडिकस, मैंगीफेरा इंडिका। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मैंगीफेरा इंडिका की मैं बात करूं तो ये आम का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस की मैं बात करूं तो ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। रेना टिग्रिना की मैं बात करूं तो ये मेढक का, इसका है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। और मनुष्य मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो जितने भी किसी का भी वैज्ञानिक नाम होगा वो 2 शब्दों के अंदर होगा। द्विनाम पद्धति जिन्होंने दी, यानी द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कमेंट करके आप मुझे बताओगे द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में कितने कक्ष का हृदय होता है? केचुए के अंदर कितने कक्ष का हृदय होता है? 2, 4, 3, 13। 13 कक्ष का जो हृदय है वो कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच के अंदर 13 कक्ष का हृदय पाया जाता है। 3 की मैं बात करूं, 3 कक्ष का हृदय, तो 3 कक्ष का हृदय जितने भी उभयचर, उभयचर वो सरीसृप, उभयचर वो सरीसृप, जैसे उभयचर के अंदर मेढक आ गया जो जल और थल दोनों जगह में रहते हैं। उभयचर और सरीसृप वर्ग के अंदर 3 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। लेकिन उभयचर और सरीसृप का अपवाद है मगरमच्छ, मगरमच्छ वो घड़ियाल, मगरमच्छ वो घड़ियाल, दोनों ये उभयचर के वर्ग में आते हैं। लेकिन इन दोनों का उभयचर में आने के बावजूद ही इन दोनों के अंदर जो हृदय है वो 4 कोष्ठक का पाया जाता है, ये अपवाद है। और 4 की मैं बात करूं तो 4 कोष्ठक का हृदय स्तनधारी व पक्षी, पशु, पशु पक्षी और स्तनधारियों के अंदर जो हृदय पाया जाता है वो 4 कोष्ठक का पाया जाता है। 2 कोष्ठक का हृदय मछली के अंदर पाया जाता है। मछलियों में 2 कोष्ठक का, स्तनधारी और पक्षियों में 4 कोष्ठक का, उभयचर व सरीसृप में 3 कोष्ठक का, जिसमें मगरमच्छ व घड़ियाल अपवाद है, उभयचर होते हुए भी 4 कोष्ठक का। केचुए की मैं बात करूं तो केचुए के अंदर भी 4 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? हरित लवक, कैरोटीन, लाइकोपिन या कैसीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? हरित लवक की मैं बात करूं तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नामक पत्तियों का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। कैरोटीन की बात करूं मैं तो ये जो गाजर का रंग होता है, गाजर के अंदर कौन सा लवक या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। और कैसीन की मैं बात करूं तो दूध के अंदर, दूध में जो पीलापन का रंग दर्शाता है वो कैसीन प्रोटीन होता है, तो दूध के अंदर। और टमाटर के लाल रंग का जिम्मेदार लाइकोपीन है। राइट ऑप्शन अपना सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है?
तो मैं बात करूं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मादा हार्मोन है और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। याद रखना है आपको, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों अंडाणु द्वारा स्रावित किए जाते हैं, मादा हार्मोन है। और वर्षण द्वारा स्रावित किया जाने वाला, वर्षण ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन की बैटरी में प्रयुक्त धातु है। मोबाइल फोन की बैटरी में प्रयुक्त धातु लिथियम, क्रोमियम, ओस्मियम, जिंक। तो जिंक का प्रयोग लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। ओस्मियम की मैं बात करूं तो भारी धातु, सबसे भारी धातु यदि आपको पूछे तो ओस्मियम है। और फोन की बैटरियों की यदि मैं बात करूं तो फोन की बैटरियों के अंदर लिथियम का प्रयोग किया जाता है और लिथियम सबसे हल्की धातु है। यदि पूछे सबसे हल्की धातु कौन सी है तो भी लिथियम है और फोन की बैटरियों के अंदर लिथियम का उपयोग किया जाता है। निम्न में से शीशे का प्रतीक क्या है? शीशे का प्रतीक क्या है? Hg, Pb, Na या K? शीशे का प्रतीक K है जो पोटेशियम का प्रतीक है। K किसका प्रतीक है? K पोटेशियम का प्रतीक है। Na की मैं बात करूं तो Na सोडियम का प्रतीक है और Hg की मैं बात करूं तो Hg पारा या जिसको मरकरी कहते हैं, मरकरी का प्रतीक है। Pb जिसको लेड कहा जाता है, लेड या शीशा, तो शीशे का प्रतीक है वो Pb है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, Pb। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होती है? 71%, 46%, 21% या फिर इसको मान लेते हैं 78%। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो मैं बात करूं 78%, तो वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। और वायुमंडल के अंदर मैं बात करूं, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 21% है। भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 71% है और यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? Cu प्लस Zn यानी कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, या इनमें से कोई नहीं। तो पीतल के लिए बिल्कुल आपको एक अच्छी सी ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक है पिताजी। ये अमूमन आपने कई बार सुन रखी होगी। पी से बनता है पीतल, ता से बनता है तांबा और जी से बनता है जिंक। यानी पीतल का निर्माण तांबे और जिंक से मिलकर होता है। तो तांबा और जिंक अपना ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। कॉपर और यदि टिन की मैं बात करूं तो कॉपर और टिन मिलकर कांस्य का निर्माण करते हैं और जब तीनों ही मिल जाते हैं तो गन मेंटल का। तो गन मेंटल किसका मिश्र धातु है पूछ ले तो कॉपर टिन प्लस जिंक, और कांसा पूछे तो कॉपर प्लस टिन, और पीतल पूछे तो कॉपर प्लस जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है? डायनेमो, मोमबत्ती, माइक्रोफोन या विद्युत सेल। यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? बताओ देखे। डायनेमो की मैं बात करूं तो डायनेमो क्या करता है भाई? डायनेमो घूमता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा टू विद्युत ऊर्जा बढ़ती है डायनेमो के अंदर। माइक्रोफोन की मैं बात करूं तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मैं बात करूं विद्युत सेल की तो विद्युत सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अपना क्वेश्चन है, कौन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? तो मोमबत्ती। मोम एक प्रकार का रसायन है जो जलकर प्रकाश पैदा करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा या टिन? विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? टंगस्टन की मैं बात करूं तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है और विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। गले की स्थिति बहुत दयनीय है भाई, बड़ी मुश्किलता से बोला जा रहा है। आज मेरी आवाज आपको बहुत दबी दबी सी आ रही होगी लगभग। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर की मैं बात करूं तो हाइड्रोमीटर है जो द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापता है। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है हाइड्रोमीटर से। लेक्टोमीटर की मैं बात करूं तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता का जो मापन है वो लेक्टोमीटर से किया जाता है। और हाइग्रोमीटर की मैं बात करूं तो आर्द्रता का मापन, आर्द्रता का जो मापन है वो हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। अपना क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है और दाब का मात्रक होता है पास्कल और वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलिया, यकृत, गुर्दा या आमाशय? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है पलिहा, या पलिहा कोई कहते हैं तिल्ली, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। पलिहा कहो, तिल्ली कहो या स्प्लीन कहो, इसी को ब्लड बैंक कहा जाता है शरीर का, और इसी को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक पलिया को कहा जाता है। यकृत को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस का श्रावण कहां से होता है? पित्तरस का श्रावण कहां से होता है? अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, यकृत? पित्तरस का श्रावण, अग्नाशय की मैं बात करूं तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण पूछे तो अग्नाशय से, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ये बहुत चर्चित और पुराना सा क्वेश्चन आपको लग रहा है, एग्जामों में बहुत आता है। आमाशय की मैं बात करूं तो HCl का श्रावण, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अग्नाशय से निकलता है या आमाशय से निकलता है। तो आमाशय से निकलता है। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पित्ताशय के अंदर पित्तरस, पित्तरस जो एक्त्रित होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है, लेकिन पित्तरस श्रावण यानी बनता कहाँ है, निर्मित कहाँ होता है? तो पित्तरस का श्रावण होता है वो यकृत के अंदर होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पित्तरस की प्रवृत्ति कैसी है? पित्तरस क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, और उसका पीएच मान कितना है? प्रवृत्ति क्या है और पित्तरस का पीएच मान कितना है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। पित्तरस का पीएच मान और इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय या क्षारीय। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब? ये ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ी कंप्यूटर टाइपिंग में आता नहीं है, ये स्क्वायर है ऊपर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब? मीटर क्यूब की मैं बात करूं तो मीटर क्यूब आयतन का है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है। मीटर स्क्वायर की मैं बात करूं तो मीटर स्क्वायर का मात्रक है, ये मात्रक क्षेत्रफल का है। मीटर प्रति सेकंड की मैं बात करूं तो चाल या गति का, चाल या गति का मात्रक यदि आपको पूछे तो मीटर प्रति सेकंड है।
और त्वरण का मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यदि आपको कहे तो ये आपका हो जाएगा। अभी मैं आपको आज का सवाल पूछूंगा। ये है अपना कल का क्वेश्चन। कल का सवाल था हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन है। आप सभी बिल्कुल कमेंट के अंदर देने का प्रयास भी किया है और ये जो लास्ट सवाल मैं पूछता हूं ये आपको लाइव टेलीकास्ट लाइव चैट के अंदर जवाब न देकर मेन कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये क्वेश्चन तो अपना कल था, हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन है। तो हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता है एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम के खोज करता है एडवर्ड टेलर। ये तो अपने कल के क्वेश्चन का आंसर है। और आज का क्वेश्चन आपके लिए और है। आज का सवाल आपके सामने है ऑपरेशन कावेरी। अपने सामने पहले एक ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन आए थे और कभी मैं एक क्लास लूंगा जो महत्वपूर्ण 10-12 ऑपरेशन हाल ही 2021, 22, 23 के अंदर चलाए गए हैं और एग्जाम में मिलान के रूप में सुमेलित असुमेलित में बहुत पूछा जाता है। आप प्रयास करना सारे के सारे ऑपरेशन पढ़ना, चाहे जितने ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कावेरी, ये सारे के सारे जितने ऑपरेशन है सारे पढ़ना। सारों का बहुत, कोई अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया गया है, कोई कोविड के समय, कोई सूडान के समय, और जैसे ऑपरेशन करुणा है जिसका संबंध म्यांमार के अंदर चक्रवात में लोगों की सहायता की थी। कई प्रकार के हैं। एक यूक्रेन और रूस के युद्ध से संबंधित कौन सा ऑपरेशन चलाया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है ये आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आप सभी वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शानदार शानदार कमेंट करते रहे। और आपके लिए और क्या किया जा सकता है, आप सभी का जो सुझाव है वो आमंत्रित है। मैं पूरा कमेंट बॉक्स देखूंगा, आपकी क्या इच्छा है, इसमें और क्या नया जोड़ा जाए जिससे आपका और फायदा हो, वो भी उसके ऊपर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो आप सभी सेशन को पूरा लें, आराम से पढ़े, वीडियो को लाइक शेयर अपने उन माँ भारती के लालों तक पहुंचाए जो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, उनका भाई बनकर सहयोग करें, उन तक ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाए और आप अधिक से अधिक इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।